उस दिन फैसला हुआ और उस दिन पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लगाया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया और बिल आखिर ये इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जिन्ना हार गईं और अयूब खान जीत गया। और फिर 1988 से वो दौर शुरू हुआ कि जब पीपीपी और पीएमएलएन मतलब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो आपस में ऐसा लगता था कि पुगम करते हैं। ऐसे ये लोग पुगम कर करके अपनी बैटिंग करते रहे। खान साहब, हमें पता था ये चोर हैं, इसीलिए तो हम आपको लेके आए थे। हमें नहीं सुनना था ये कितने बड़े चोर हैं। ना अपने एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा, ना अपने सियासी पार्टियों को छोड़ा। आप सबसे पंगे नहीं ले सकते। ये हमें घर बैठे बात समझ में आती है, तो आपको वजीर आजम हाउस में ये बात समझ में क्यों नहीं आई? खैर, हमने इस 75 साल की नूरा कुश्ती में क्या पाया और क्या खोया, आइए कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ। और फिर 4 जनवरी 2018 हमारी फूल सी बेटी जैनब को किसी दरिंदे ने नोच लिया। इलेक्शन 2024 एक बार फिर वादों का दौर है। एक बार फिर ये तमाम पार्टीज और इन पार्टीज के तमाम लोग हाजी बन जाएंगे और हमें ये बताया जाएगा कि हम आपको पानी, बिजली, गैस और ना जाने क्या क्या दे देंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो हम पाकिस्तान को जन्नत बना देंगे। और आपने क्या करना है? आपने हमें सिर्फ एक वोट देना है। ये खेल झूठे वादों का और ये मुनाफिकाना रवैया ना जाने कितनी दिहाइयों से हमारे साथ खेला जा रहा है। आइए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम इस हालात तक किस तरह पहुंचे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों। बहुत लोगों की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान आजाद हुआ और हम सब बहुत खुश थे। फिर 11 सितंबर 1948 को एक ऐसी खबर आई जिसने सबको गमजदा कर दिया और वो खबर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मौत की खबर थी। मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें होस्ट ने अनवर मकसूद से एक सवाल किया। उसने कहा, बताइए क्या होता अगर कायदे आजम 4-5 साल और जी लेते? अनवर मकसूद साहब ने जो जवाब दिया वो यकीन जाने उस पर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। उन्होंने कहा, अगर कायदे आजम 4-5 साल जी लेते ना तो वो अडियाला में होता है। खैर, कायदे आजम 72 साल की उम्र में इस दुनिया फानी को छोड़ गए। फिर वक्त आया लियाकत अली खान का। कायदे आजम को जहां कायदे आजम पाकिस्तान कहा जाता है, वहीं लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत कहा जाता है। कायदे आजम के जाने के बाद आपने भाग दौड़ संभाली। नवाबजादा लियाकत अली खान के दौर में पहली साजिश हुई। जनरल अकबर खान ने इनको हटाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका। जी हाँ, ये साजिशें उसी वक्त से शुरू हो गई थी जो हम आज तक देख रहे हैं। फिर ये हुआ कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर को 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। लियाकत अली खान का ताल्लुक नवाबजादा घराने से था। वो कहते हैं, जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उस वक्त एक मेरे पास खानसामा था और एक ड्राइवर था। ये वो आलीशान जिंदगी गुजार के पाकिस्तान आए और फिर इसकी सियासत में हिस्सा लिया और उन लोगों में शामिल हुए जिन लोगों ने पाकिस्तान को आजाद करवाया। पर जब इनका इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद जब इनके कपड़े उतारे गए तो इनका बनियान तक फटा हुआ था। इन्होंने कोई स्विस बैंक में कोई जायदादें नहीं बनाई। इन्होंने अपने 4 साल के टेन्योर में इनकी जायदादों में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। कमांडर इन चीफ, आजकल जो हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डेजिग्नेशन नहीं था, ये पहले था कमांडर इन चीफ का। फिर 1972 में कमांडर इन चीफ से चेंज होकर फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ। 1951 से लेके 1958 तक अयूब खान कमांडर इन चीफ थे। और फिर 27 अक्टूबर 1958 पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन, उस दिन फैसला हुआ और उस दिन पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लगाया गया, सिर्फ पाकिस्तान आजाद होने के 11 साल बाद। और जनरल अयूब खान प्रेसिडेंट की सीट पे विराजमान हो गए। और फिर 2 जनवरी 1965 को पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए गए। ये इलेक्शन अयूब खान ने ही करवाए और जो आपकी अपोनेंट थी, जो आपके सामने खड़ी थी आपसे मुकाबला करने के लिए, वो थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। मेंबर्स, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और
नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, पर इनके साथ हुआ क्या? इनके साथ भी कोई अच्छा सुलूक नहीं हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया और बिल आखिर ये इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जिन्ना हार गईं और अयूब खान जीत गया। My dear countrymen, Assalamu alaikum. The Election Commission had made an announcement of the results of the presidential polls. While electing me to serve as their president for another term, people have, by an overwhelming vote of confidence, endorsed my policies and my program. और फिर मार्च 1969 में तकरीबन 11 साल मार्शल लॉ लगा रहा और फिर अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया। फिर 1969 से लेके 1971 तक याया खान प्रेसिडेंट की सीट पे रहे, मतलब अभी मार्शल लॉ खत्म नहीं हुआ है। फिर 1971 से लेके 1977 तक भुट्टो की हुकूमत रही और जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 से 1973 तक प्रेसिडेंट की सीट पे रहे और फिर 1973 से 1977 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला। और 5 जुलाई 1977 अभी भुट्टो की हुकूमत को 4 ही साल हुए थे कि ज़ियाउल हक ने भुट्टो को हटा दिया। ज़ियाउल हक एक और जनरल। और फिर 16 सितंबर 1977 से लेके 17 अगस्त 1988 तक ज़ियाउल हक ने इस मुल्क पे हुकूमत की। 17 अगस्त 1988 को अफसोसनाक वाकया हुआ, ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ और ज़ियाउल हक भी इस दुनिया को छोड़ गए तकरीबन 10 साल हुकूमत करने के बाद। अब तक आप असहाब ने ये अंदोहनाक खबर सुन ली होगी कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। और फिर 1988 से वो दौर शुरू हुआ कि जब पीपीपी और पीएमएलएन मतलब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो आपस में ऐसा लगता था कि पुगम करते हैं। पुगम आपको पता है ना क्या होती है? हम लोग जब कोई मैच खेलते हैं, हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो पुगम करते हैं, फिर ये फाइनल होता है कि अब किसकी बैटिंग है। ऐसे ही ये लोग पुगम कर करके अपनी बैटिंग करते रहे। कुछ टाइम के लिए कोई एक बंदा बैटिंग करता था तो अगला बंदा बॉलिंग कराता था, फिर कुछ टाइम के लिए कोई और बैटिंग करता था तो सामने वाली पार्टी बॉलिंग करवाती थी। और ये सिलसिला 1988 से चलना शुरू हुआ। 1988 से 1999 2 साल बेनजीर का दौर रहा। 1990 से 1993 नवाज शरीफ का दौर रहा। फिर 1993 से 1996 पीपीपी मतलब बेनजीर का दौर आ गया और फिर 1997 से 1999 तक नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की। और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होता हुआ आ रहा था। मुशर्रफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जनरल। और फिर तकरीबन 8 साल मार्शल लॉ का दौर लगा रहा और फिर 18 फरवरी 2008 को इलेक्शन हुए और इलेक्शन कौन जीता? पीपीपी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब हुकूमत में आए। Pakistan People Party declares victory in all of Pakistan. We have won these elections in a majority and has emerged as a federal party. क्योंकि मुशर्रफ के दौर से पहले नून जीत चुकी थी तो अब किसकी बारी थी? पीपी की बारी थी। फिर वक्त आया 2013 का। मुझ जैसे लोग जो लेट 90s में पैदा हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला वोट कास्ट किया और हमें इमरान खान से बहुत उम्मीदें लग गईं। हमें लगता था कि बस अब खान साहब आ गए हैं तो ये मुल्क का नक्शा ही बदल जाएगा, यहाँ पे चोरों को सजा भी होगी, यहाँ पे जो केस सालों से अदालतों में फंसे होते थे अब उनके फैसले होंगे, अब हमारे रोड बनेंगे, हमसे कोई मोबाइल नहीं छीनेगा, हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी और हमारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। 2013 से 2018 तक इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत आई। हम बेचारे पाकिस्तानी जिनकी यादाश्त बहुत कमजोर है, हमें लगता था कि फैसले वोट पे होते हैं। फैसले वोट पे नहीं होते। अभी आपको बताया ना मैंने, फैसले तो पुगम पे होते हैं। अभी आखिरी किसकी हुकूमत थी? पीपीपी की। अब किसकी आनी थी? पीएमएलएन की। हमने कैसे सोच लिया था कि इमरान खान की हुकूमत आएगी? तो खैर जी, यही हुआ। हुकूमत आई पीएमएलएन की और नवाज शरीफ साहब फिर वजीर आजम की सीट पे जा बैठे। मैंने जो नौजवानों से वादे किए थे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, एक एक वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर नौजवानों के वादे पूरे किए गए, हमें एवन फील्ड में घर दिए गए। पर वो नौजवान कौन थे? वो थे
ये। फिर वक्त आया 2018, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, मतलब नवाज शरीफ साहब को तो पहले ही घर भेज दिया था। और यहां मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी भी वजीर आजम ने अब तक 5 साल मुकम्मल नहीं किए। और ये जो हमारी रिवायत है ये अब तक चलती भी आ रही है और आगे भी लग नहीं रहा कि कोई इसको तोड़ पाएगा। खैर जी, वक्त आया 2018 का, हम सब ने फिर बढ़ चढ़कर वोट दिए और आखिरकार इमरान खान साहब सेलेक्ट होके वजीर आजम बन गए। अब ये नहीं पता कि वो सेलेक्ट होके बने या इलेक्ट होके बने, क्योंकि कहा जाता है कि आरडीएस बैठ गया था। अब आरडीएस बैठ गया था या लेट गया था, या कितना बैठ गया था और कितना लेट गया था, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। बस हमें ये पता था कि जो 2 पार्टियां पुगम करके बार बार आ जाती थी, अब वो पार्टियां हट गई हैं और अब एक नया चेहरा हमारे सामने आ गया। और ये वो चेहरा है कि जिसने हमें हमारी जिंदगी में जब भी दिए ना, खुशियां ही दी हैं। एक तो 92 का वर्ल्ड कप इसने हमें दिया, वो टीम वर्ल्ड कप जीती कि जिस टीम के बारे में सब कह रहे थे कि ये टीम तो जीत ही नहीं सकती, पर वाहिद एक इमरान खान था जो कहता था हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, और ये वर्ल्ड कप जीता। फिर इसने हमें शौकत खानम का तोहफा दिया, फिर इसने हमें नमल यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया। तो ये जो कहता था ना, वो करता था। पर हम पाकिस्तानियों को इससे बहुत उम्मीदें लग गईं और 2018 में इमरान खान साहब वजीर आजम की सीट पे बैठ गए। अपने स्पीकर साहब, मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। और 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत भी खत्म हो गई। पर इन 4 सालों में इमरान खान साहब ने क्या किया? इन्होंने हमें ये बताया कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। हमें ये बताया गया कि इसके स्विस अकाउंट में इतने पैसे हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया। खान साहब, हमें पता था ये चोर है, इसीलिए तो हम आपको लेके आए थे। हमें नहीं सुनना था ये कितने बड़े चोर हैं। हम तो आपसे कुछ और उम्मीदें लगा के बैठे थे और आप वो काम कर भी रहे थे। पर पता नहीं आपके आसपास कौन से लोग थे जिन्होंने आपको इस गलत फहमी में डाल दिया था कि अब पाकिस्तान, बस पूरा पाकिस्तान अब आपके साथ है, ये पूरा पाकिस्तान, इसकी अवाम आपके साथ है, आपके एक इशारे पे हम लोग बाहर आ जाएंगे। आप शायद भूल गए थे हमारी तारीख। हम पिछले 65 साल से सो रहे थे। हमें जगाना इतना आसान नहीं था, पर आप ना जाने किन गलत फहमियों का शिकार थे। ना अपने एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा, ना अपने सियासी पार्टियों को छोड़ा। हम तो ये समझे थे कि आप बहुत ही बुर्दबारी से और बहुत ही एक डिप्लोमेटिकली अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे, और ये 5 साल भी और अगले 5 साल भी आपके होंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि आप एक ईमानदार शख्स हैं। पर यह साबित हुआ कि सिर्फ ईमानदार होना पाकिस्तान में वजीर आजम बनना और फिर पाकिस्तान को चलाने के लिए काफी नहीं है। यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिकली सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ता है। आप सबसे पंगे नहीं ले सकते। ये हमें घर बैठे बात समझ में आती है, तो आपको वजीर आजम हाउस में ये बात समझ में क्यों नहीं आई? और आपने सिर्फ 4 साल में इतने पंगे लिए, इतने फड्डे लिए और इतने आपने मामलात खराब कर लिए कि आपने हम पाकिस्तानियों की हमसे उम्मीद छीन ली। और आज से 1 दिन पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हो चुकी है। खैर, हमने इस 75 साल की नूरा कुश्ती में क्या पाया और क्या खोया, आइए कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ, और बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। ये आज कहां है और हम आज कहां हैं? अगर मैं लिटरेसी रेट की बात कर लूं तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 58%। और याद रखें, ये वो लिटरेसी रेट है, इसका मतलब ये होता है कि एक आसान सा सेंटेंस जो भी पाकिस्तानी पढ़ पाए और लिख पाए वो इस लिटरेसी रेट में शामिल हो जाता है। मतलब अगर आप ये कैद हटा दें तो मेरे ख्याल में 10-15% से शायद हम ऊपर नहीं होंगे। खैर, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 58%, इंडिया का लिटरेसी रेट है 77%, बांग्लादेश का लिटरेसी रेट है 75% और श्रीलंका का लिटरेसी रेट है 92%। अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है 4.7% और हमारे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है 6.2%। मतलब इसमें भी हम बांग्लादेश से पीछे। रूल ऑफ लॉ की बात कर लें तो पाकिस्तान का नंबर है 129 आउट ऑफ 140 और इंडिया का नंबर आपको पता है क्या है? 79। मतलब हमारी आबादी 22 करोड़, इंडिया की आबादी 1.25 अरब। मतलब जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां पे रूल ऑफ लॉ को नाफिज करना मसला होता है, इतना आसान नहीं होता। पर इंडिया 79 नंबर पे और हम लोग का है 129 नंबर पे। और अगर डॉलर रेट की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर तकरीबन 275-280 का है, इंडिया में 83 रुपीस का है। और बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा है, जो ईस्ट पाकिस्तान है, उसमें डॉलर है 102, 102 रुपए का। फिर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बात कर लें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है 30%, 30%, 30। इंडिया 5.69, बांग्लादेश 9.4। और आइए आपको एक चौंका देने वाला नंबर बताता हूं। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व तकरीबन 10-11 बिलियन,
बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व 30 बिलियन 30। इंडिया का फॉरेन रिजर्व $615 बिलियन 615। आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं कि पिछले चंद सालों से हमने क्या क्या खो दिया और इस मुल्क में क्या क्या हो गया। 1971 हमारी शेरफ, हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे छिन गया। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। 9 दिसंबर 2012 वो क़यामत खेज दिन, बल्दिया गारमेंट्स फैक्ट्री। टाइम नहीं लगा या कोई भी टाइम नहीं लगा, 1 से 2 मिनट के अंदर। और फिर 16 दिसंबर 2014 हमारे फूल जैसे बच्चे हमसे छीन लिए गए। दहशतगर्दों ने फूलों के शहर पेशावर में 100 से ज्यादा माओं की गोद उजाड़ दी। और फिर 22 जून 2016 आपके मेरे हम सबके बहुत दिल अजीज शख्सियत जनाब अमजद साबरी साहब को शहीद कर दिया गया है। वो टीवी प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने फ्रंट से सामने से आकर 6 गोलियां दागी और एक गोली उनके सर पर लगी है। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और फिर 4 जनवरी 2018 हमारी फूल सी बेटी जैनब को किसी दरिंदे ने नोच लिया। She was one of over half a dozen victims. वाकयात इससे पहले, इसके बीच में और इसके बाद भी बहुत से हुए, पर इन वाकयात ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया था। यकीनन हर पाकिस्तानी जो ये वीडियो इस वक्त देख रहा है उसको ये विजुअल्स देख के, ये वीडियोस देख के अफसोस ही हो रहा होगा कि हमने अपने प्यारों के साथ क्या सलूक किया। ये जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि एंड में मैसेज क्या दूं, क्या कहूं कि 8 फरवरी 2024 जब इलेक्शन का दिन अनाउंस हो गया है तो आप वोट किसको दें। मैं ये कोई होता भी नहीं हूं आपको बताने वाला कि आप इस पार्टी को दें या इस पार्टी को दें, जिसको दिल करता है आप वोट दें। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये प्लेटफॉर्म है मेरे पास कि जिसमें मैं अपने दिल की बात कर सकता हूं, जिसमें मैं जो फील करता हूं, जो देख रहा हूं, जो मैंने हिस्ट्री देखी या पढ़ी है, मैं आप तक चंद मिनट में पहुंचा पाऊं और फिर फैसला क्या करना है ये आप पे छोड़ दूं। खैर, जो मुझे हमारे इस मुल्क का हल समझ में आता है वो हम अवाम के पास है। हम अवाम को ये फैसला करना होगा कि ये मुल्क किसके हाथों में जाएगा, हम ये मुल्क किसके हाथों में देना चाहते हैं। ये फैसला एक तो वोट से होगा और दूसरा हम लोगों को निकलना पड़ेगा। आप याद रखें, जिस दिन हम सिर्फ 1 करोड़ की आबादी भी रोडों पे आ गई ना, तो ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी और किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।